नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज से अपन एक नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भारतीय इतिहास में जो बिंदु दे रखे हैं, राष्ट्रवाद और कुछ नेताओं के नाम दे रखे हैं, उनसे संबंधित एक एक करके अपन आज से पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। क्या होता है राष्ट्रवाद? राष्ट्र यानी देश और वाद यानी मत होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ? देश के प्रति प्रेम, समर्पण, विकास या एकता या अपनत्व की भावना होती है देश के प्रति, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। और ये राष्ट्रवाद कब से प्रारंभ हुआ? यानी 19वीं शताब्दी यानी 1801 से ये राष्ट्रवाद का उदय होता है भारत में। और इस राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कुछ तत्व थे, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का भी योगदान था, कुछ राष्ट्रीय नेताओं का योगदान था, प्रेस, समाचार पत्र वगैरह इनका, और विदेशी संपर्क। इन सभी कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। इसी प्रकार राष्ट्रवाद और इन राष्ट्रवादी नेताओं को अपन पढ़ेंगे। इसमें नंबर 1 आज अपन पढ़ेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। किसको पढ़ेंगे? विनायक दामोदर सावरकर। जीवन परिचय। इनका जन्म है 28 मई 1883। देखिए 1883 यानी कांग्रेस की स्थापना से 2 वर्ष पहले ये जन्मे। और 28 मई राजस्थान में क्रांति 1857 क्रांति की शुरुआत है। वैसे इनके जन्म के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इनके कृतियों, इन कार्यों के बारे में या इनकी जो रचनाएं हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम दामोदर सावरकर और माता राधाबाई। माता का नाम राधाबाई, पिता दामोदर सावरकर, और ये जाति के ब्राह्मण थे। ध्यान देना, विनायक दामोदर सावरकर, इसमें दामोदर सावरकर इनके पिता है, विनायक इसके पिता के आगे नाम जोड़ दिया विनायक, तो विनायक दामोदर सावरकर। इसमें दामोदर सावरकर इनके पिता का नाम है। स्वतंत्रता का वीर, इन्हें स्वतंत्रता का वीर या वीर सावरकर कहा जाता है। इनकी आरंभिक शिक्षा मुंबई प्रांत में हुई और बाद में ये फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में अध्ययन के लिए गए, लेकिन वहां से इनका मत कुछ हिंदुत्ववादी होने के कारण इस फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्हें निष्कासित कर दिया गया। कौन से कॉलेज से इन्हें, विनायक दामोदर सावरकर को निष्कासित कर दिया गया, कॉलेज से निकाल दिया गया? तो ध्यान देना, फर्ग्यूसन कॉलेज, पूना का फर्ग्यूसन कॉलेज। फिर बात करते हैं 1899 नासिक में मित्र मेला संघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना। कहां पर? नासिक में। किस संघ की स्थापना की? मित्र मेला संघ की। किसके साथ मिलकर? अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर इन्होंने इस संस्था की स्थापना की। ये संस्था कोई मूर्त रूप में संस्था नहीं थी, ये गुप्त रूप से बनाई हुई संस्था थी, मित्र मेला संघ। स्थापना कब है मित्र मेला संघ की? 1899। कहां पर? नासिक में। संस्था का नाम मित्र मेला संघ। किसके साथ मिलकर? अपने भाई गणेश सावरकर के साथ मिलकर। 1904 में इसी मित्र मेला संघ का नाम परिवर्तन कर अभिनव भारत समाज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अभिनव भारत समाज यानी यंग इंडिया सोसाइटी। यंग इंडिया सोसाइटी नाम कर दिया गया। यंग इंडिया सोसाइटी यानी अभिनव भारत समाज का पहले नाम क्या था? तो मित्र मेला संघ। तो यह संस्था विनायक दामोदर सावरकर ने जब स्थापित की, इससे पहले इनको कहीं से प्रेरणा मिली, तो वो इटली के एक राजनेता थे जोसेफ मेजिनी। मेजिनी की प्रेरणा, मेजिनी ने एक संस्था स्थापित की थी यंग इटली, यानी युवाओं को प्रेरित करने के लिए, राष्ट्रवाद में युवाओं को लाने के लिए मेजिनी ने इटली में यंग इंडिया की एक संस्था की स्थापना की। उससे प्रेरणा लेकर विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की। नेक्स्ट बात करते हैं 1905 में स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया।
1905 में स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और इन्हीं दिनों इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तलवार, युगांतर, इन समाचार पत्रों में विनायक दामोदर सावरकर के अनेक लेख छपे, राष्ट्रवादी लेख छपे इनके। तो कौन कौन से समाचार पत्रों में? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तलवार और युगांतर में। फिर बात करते हैं 1906 में कानून की पढ़ाई करने के लिए, यानी बैरिस्टर बनने के लिए वो लंदन जाते हैं। तो लंदन जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो धन की व्यवस्था कहां से हुई, वित्त की व्यवस्था कहां से हुई? तो एक छात्रवृत्ति की व्यवस्था हुई इनके लिए, छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति कोष, एक स्कीम चल रही थी, छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति कोष। यहां से छात्रवृत्ति किसने प्रदान की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसके कहने पर प्रदान की? बाल गंगाधर तिलक के कहने पर। किसको? विनायक दामोदर सावरकर को 1906 में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना था, तो इनके लिए धन की व्यवस्था छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति कोष से प्राप्त हुई। किसने दी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसके कहने पर? बाल गंगाधर तिलक के कहने पर। नेक्स्ट बात करते हैं, लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा, क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। और अभिनव भारत संस्था थी जो भारत में बनाई थी इन्होंने, उसमें भी सहयोग देते रहे। इसी परिणाम स्वरूप दो घटनाएं होती है। एक घटना है 1 जुलाई 1909 की। एक पंजाब का युवा व्यक्ति था मदन लाल धिंगरा, यह भी लंदन में पढ़ाई के लिए गया हुआ था। मदन लाल धिंगरा इस विनायक दामोदर सावरकर से प्रेरित थे और इनकी प्रेरणा से ये मदन लाल धिंगरा ने लंदन के जहांगीर हॉल में लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम कर्जन वाइली, अपन को इतना याद रखना, कर्जन वाइली की हत्या कर दी। किसने कर दी? मदन लाल धिंगरा ने कर दी। कहां पर? जहांगीर हॉल लंदन में मदन लाल धिंगरा ने हत्या कर दी। ये मदन लाल धिंगरा सावरकर, वीडी सावरकर से प्रभावित थे, उन्हीं की प्रेरणा से यह कार्य हुआ। फिर नेक्स्ट है 5 जुलाई 1909 को कॉक्सटन हॉल लंदन में भारतीय व एंग्लो इंडियन नेताओं की एक सभा होती है। कहां पर? कॉक्सटन हॉल लंदन में भारतीय और एंग्लो इंडियन नेताओं की एक सभा होती है, जिसमें जो मदन लाल धिंगरा ने जो कार्य किया, किसकी हत्या की? वाइली की, कर्जन वाइली की हत्या की। उसके विरोध में निंदा प्रस्ताव लाने की योजना बनी। तो सर भावनगरी ने धिंगरा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा। निंदा प्रस्ताव लाने वाले कौन है? सर भावनगरी। इसके बाद में सर आगा खां ने निंदा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा। निंदा प्रस्ताव को मतदान के लिए किसने रखा? आगा खां ने। और इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? अमीर अली ने इसका समर्थन किया। मगर सावरकर ये निंदा प्रस्ताव लाए और तभी वहां वीडी सावरकर पहुंच जाते हैं और इनका विरोध करना शुरू करते हैं और अपने तर्क देते हैं। वीडी सावरकर अपने अकाट्य तर्कों के द्वारा सदन में जो निंदा प्रस्ताव रखा गया उसको खारिज करने में सफल हो गए। उसी रात यहां निंदा प्रस्ताव तो खारिज हो गया। उसके बाद में शाम 8 बजे न्यू रिफॉर्म क्लब लंदन में एक कुछ स्थान है, वहां पर एक बैठक आयोजित होती है। वहां कुछ भारतीय नेता एकत्रित होते हैं और वो इस वॉयली हत्याकांड जो मदन लाल धिंगरा ने की थी इसके बारे में अपने अपने मत देते हैं, अपनी बात रखते हैं। क्या कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहां उपस्थित थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हत्यारा पंजाब से हैं न कि बंगाल से। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वयं बंगाल से थे और
जो हत्या करने वाला मदन लाल धिंगरा ये कहाँ का था, तो पंजाब का। तो लंदन में जाकर इन्होंने क्षेत्रवाद की भावना वहां भी दिखा दी अपनी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कहा वायली हत्याकांड के बारे में, हत्यारा पंजाब से हैं न कि बंगाल से। सर आगा खान ने क्या कहा, राष्ट्रीय विपत्ति है। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा इन हत्याकांड के बारे में, ये कलुषित कार्य है और कांग्रेस का मत था कि कायरतापूर्ण व विवेकहीन कार्य है, और गांधी जी ने भी इस कार्य की आलोचना की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नासिक के जिला जज ऑर्थर मैसन टी जैक्सन, नासिक महाराष्ट्र के जिला जज थे ऑर्थर मैसन टी जैक्सन। इतना याद रखना अपन को, जैक्सन हत्याकांड। दूसरी घटना होती, एक तो वायली की हत्या हो गई जो मदन लाल धिंगरा ने की वीडी सावरकर के निर्देशों पर। दूसरा कार्य होता है नासिक महाराष्ट्र में टी जैक्सन की हत्या। यह किसके द्वारा होती है, अभिनव भारत समाज के सदस्य। कौन सा अभिनव भारत समाज, जो मित्र मेला संघ था। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला संघ की स्थापना की और उसके बाद में 1904 में उसी मित्र मेला संघ का नाम कर दिया था अभिनव भारत समाज। उसी के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अनंत लक्ष्मण कन्हारे जो अभिनव भारत समाज के सदस्य थे, इन्होंने नासिक के जिला जज जैक्सन की हत्या कर दी। और यहां भी पीछे हाथ किसका था, वीडी सावरकर का। वीडी सावरकर जब लंदन में रह रहे थे तो वहां से अपने बावर्ची यानी खाना बनाने वाले के माध्यम से 20 पिस्तौलें अभिनव भारत समाज के लिए वहां से भेजी थी। तो उन्हीं का यूज हुआ यहाँ पर। तो ब्रिटिश सरकार ने नासिक षड्यंत्र केस मतलब जैक्सन हत्याकांड, नासिक षड्यंत्र केस 1909 अभियोजन चलाया। इसमें कन्हारे के साथ वीडी सावरकर एवं उनके भाई गणेश सावरकर भी आरोपी बनाए गए। नेक्स्ट फिर बात करते हैं, सावरकर को पूछताछ के लिए भारत लाने के प्रयास शुरू हुए। वीडी सावरकर को वहां से गिरफ्तार करके भारत लाने की योजना शुरू होती है। सावरकर को पता चल जाता है और सावरकर वहां से लंदन से कहां चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, यानी पेरिस चले जाते हैं। सावरकर लंदन से पेरिस चले गए और वहां पर पेरिस में मैडम बीकाजी कामा के हाउस में रुके। पेरिस में कहां रुके, मैडम बीकाजी कामा के घर रुके थे। फिर बाद में जैसे ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन से पेरिस चले जाते हैं, तो पेरिस में इनको गिरफ्तार कर नहीं सकते, तो फिर बाद में इनका न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय, इनका मामला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में चला जाता है। तो विनायक दामोदर सावरकर को गिरफ्तार करने का मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला जाता है। उसके बाद में लंदन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर कैद कर लिया। 1910 की बात है। सावरकर को एसएस मौर्य जहाज, कौन से जहाज के माध्यम से भारत भेजा गया, एसएस मौर्य जहाज के माध्यम से भारत भेजा गया। मगर यहां भी एक घटना हो जाती है, मगर फ्रांस के मोर्से बंदरगाह, कौन से, फ्रांस के मोर्से बंदरगाह पर सावरकर जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बंबई बंदरगाह पर पहुंचा वे जहाज और यहां से वीडी सावरकर को पुणे की योरडा जेल में रखा गया। तो लंदन से लाने के बाद में कहां से गिरफ्तार किया, पेरिस से। लंदन आए, लंदन से वो कौन से जहाज से आ रहे थे, तो एसएस मौर्य जहाज। वहां से फ्रांस के मोर्से बंदरगाह पर वो भागने में कुछ कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। भारत में मुंबई बंदरगाह पर पहुंचते हैं और योरडा जेल में इन्हें रखा जाता है और कोर्ट में चले अभियोजन में उन्हें
2 मामलों में दोषी पाया गया, 2 मामलों में इन्हें सजा सुनाई गई। एक तो था नासिक षड्यंत्र हथियार आपूर्ति। नासिक षड्यंत्र में इन्होंने जो पिस्तौल भेजी थी, ये एक तो केस ये चला, दूसरा राजाशाही के खिलाफ षड्यंत्र, ये 2 मामले चले इनके विरुद्ध। फिर इनको सजा सुनाई गई तो 2 आजीवन कारावास की सजा मिली, 2 जन्मों की सजा, 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। एक आजीवन 25 वर्ष का होता है तो 25-25 यानी 50 वर्ष की सजा सुनाई गई। और येवरडा जेल के बाद में इन्हें सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में स्थित है वहां भेज दिया गया और इन्हें काले पानी की सजा दी गई। एक अलग कोठरी होती है जिसे कहा जाता है काला पानी की, वहां इन्हें भेज दिया गया। और 1911 में सेलुलर जेल में जो काला पानी की सजा मिली वो 1911 में इन्हें सेलुलर जेल भेजा गया। तो देखते हैं सेलुलर जेल और ये काला पानी की सजा और ये इनकी सावरकर की कोठी। काला पानी सेलुलर जेल का दृश्य, और देखो ये बीच में यहां जेलर बैठता था और ये कोटियां थी क्रम से पंक्तिबद्ध, ये पंक्तिबद्ध कोटियां थी और बीच में ये काले पानी की सजा वाली कोटियां यहां थी। तो बीच में जो यहां बैठता निरीक्षक जेल अधीक्षक, उसको एक ही जगह से सभी कोठियों में नजर रखी जा सकती थी। इस प्रकार इस जेल का निर्माण हो रखा था। तो यह है सावरकर कोठी, यहां पर सावरकर कोठी, और फिर काले पानी की सजा है वो यहां पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक साइड में दृश्य आपको दिख रहा होगा सावरकर कोठी का, सावरकर कोठी, सेलुलर जेल की सावरकर कोठी। नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर जेल में कब भेज दिया गया? 1911 में। 1911 से 21 तक वो सेलुलर जेल में रहे। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए, मानव जीवन में हमेशा विचार एक तरह के नहीं रहते, विचार समय समय के साथ, अवस्था के साथ बदलते रहते हैं। और कहा जाता है वीडी सावरकर के विचार है धीरे धीरे परिवर्तित होते गए और फिर ये हिंदूवादी मत पर चलने लगे और अंग्रेजों का कुछ समर्थन करने लगे, यानी नरम पड़ गए। ये दोनों भाइयों को सेलुलर जेल से रत्नागिरी शिफ्ट कर दिया गया। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और 1922 में एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व पुस्तक लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सन याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व पुस्तक किसकी है? तो वीडी सावरकर की। और ये रत्नागिरी हिंदू संघ, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत और हिंदू महासभा के सदस्य बने। अंग्रेजों ने भी इनका सहयोग किया, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम सत्ता जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, दूसरा उनको एक हिंदूवादी नेता चाहिए था। तो अंग्रेजों ने भी इनका सपोर्ट करना शुरू किया और इनके भी विचार बदल गए, ये हिंदूवादी हो गए। 1924 से इस शर्त पर इन्हें रिहा कर दिया गया, सेलुलर जेल से इन्हें रिहा कर दिया गया। देखो, सेलुलर जेल से इन्हें 1921 में शिफ्ट कर दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र की रत्नागिरी जेल में। वहां इन्होंने 1922 में एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व पुस्तक लिखी। उसके बाद में रत्नागिरी में रहे ये 24 तक, ठीक है, जेल में, रत्नागिरी जेल में 21 से 24 तक रहे। इसके बाद में जेल से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वो रत्नागिरी को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, रत्नागिरी को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जेल से फ्री कर दिया, लेकिन रत्नागिरी में ही रहेंगे। और वो 37 तक रत्नागिरी में ही रहे। जेल से फ्री हो गए, 24 में फ्री हो गए, लेकिन 37 तक वो रत्नागिरी एरिया में ही रहे थे। 24 से 37 तक इस काल में वो कई नेताओं से मिले। इसमें BR अम्बेडकर, गॉडसे और 1929 में महात्मा गांधी से भी मिले थे। और तभी 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध भी चलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये हिटलर और मुसोलिनी से भी मिलते हैं और उनका समर्थन करते हैं। 1937 में पूर्ण रूप से आजाद कर दिए गए, यानी
अपन को ध्यान रखना 21 से 24 तक वो रत्नागिरी जेल में रहे, 24 से 37 तक वो 24 से 37 तक रत्नागिरी में ही रहे, यानी जेल में नहीं थे, जेल से बाहर हो गए लेकिन रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते थे, ये उनकी शर्त थी। और 24 से 37 तक वो अनेक नेताओं से मिले, बी.आर. अम्बेडकर, गॉडसे, 1929 में गांधी जी से भी मिले थे। और तभी द्वितीय विश्व युद्ध होता है, हिटलर और मुसोलिनी का समर्थन करते हैं। फिर क्या होता है, फिर होता है 1937 में पूर्ण रूप से आजाद कर दिया गया। ये हिंदुत्व पर कार्य करने लगे और पूर्ण रूप से ये समर्पित हो गए, और 1937 में पूर्ण रूप से आजाद कर दिया गया वी.डी. सावरकर को। तभी भारत छोड़ो आंदोलन चलता है 1942 में, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन चला था, और इस आंदोलन का विरोध करने वाले थे वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और गांधी जी की तुष्टीकरण की नीति की भी आलोचना की। गांधी जी की तुष्टीकरण की नीति की भी वी.डी. सावरकर ने आलोचना की। गांधी जी के हत्यारों में वी.डी. सावरकर का भी नाम आता है, और 1948 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। फिर इनका देहांत की क्या घटना है, 26 फरवरी, याद रखने की जरूरत नहीं है, 1966 याद रह जाए बहुत है, को बंबई में इन्होंने अपनी इच्छा से अन्न जल त्याग दिया। बंबई में 1966 में अपनी इच्छा से अन्न जल त्याग दिया और मृत्यु का अनुसरण किया। मृत्यु से पूर्व एक लेख लिखा इन्होंने, मृत्यु से पूर्व एक लेख लिखा, आत्महत्या नहीं बल्कि आत्मार्पण। लेख का शीर्षक क्या था, आत्महत्या नहीं बल्कि आत्मार्पण। फिर इनके साहित्य के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कुल 38 पुस्तकें लिखी, जो कुछ इंग्लिश में और कुछ मराठी भाषा में थी। तो बात करते हैं इनके रचनाओं पर। तो एक रचना है द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, या इसका नाम थोड़ा इधर भी ध्यान दे देना, इसलिए साथ में चित्र भी एडजस्ट किया है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, ये इनकी पुस्तक है। ये पुस्तक किस भाषा में है, कब लिखी गई, ये लिखी गई 1919 में मराठी भाषा में, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेज सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। एमपीटी आचार्य और कामा, भिकाजी कामा द्वारा 1910 में इस पुस्तक का फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया गया। इसके अलावा और कौन से कार्य, कौन सी पुस्तकें लिखी, एक पुस्तक है इनकी मोफला विद्रोह। मोफला विद्रोह यानी मोफला कांड। मोफला कांड अर्थात मुझे उससे क्या, मुझे उससे क्या। फिर एक पुस्तक है मेजिनी चरित्र, इटली के मेजिनी राय, उनका जीवन चरित्र पर भी पुस्तक लिखी 1907 में, महाराष्ट्र से ये प्रकाशित। फिर है एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व। एसेंशियल बीच में और भी आई थी, इसके बारे में बात की थी अपने। एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व भी पुस्तक इनकी वी.डी. सावरकर की है। और एक है हिंदुत्व हु इज ए हिंदू, हिंदुत्व हु इज ए हिंदू। तो आज अपने बात की है, चर्चा की है वी.डी. सावरकर के बारे में। तो कैसी लगी, कैसा लगा अपन का ये सेशन आपको, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।